अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जब कोई आम इंसान लाखों रुपए खर्च करके एक शानदार और चमकता हुआ हीरा खरीदता है ना, हाँ। तो सबकी नजर बस उसकी चमक पर होती है। हाँ बिल्कुल, उसकी बनावट और खूबसूरती पर ही लोग सबसे ज्यादा फिदा होते हैं। वही तो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। उस हीरे की जो असली कीमत है ना, वो उस पत्थर में नहीं होती। अच्छा, तो फिर कहाँ होती है? उसके साथ आने वाले एक साधारण से कागज के टुकड़े में। मतलब वो कागज जो ये प्रमाणित करता है कि वो हीरा असल में किसी खदान से निकला है या फिर किसी लेबोरेटरी में कुछ हफ्तों के अंदर तैयार किया गया है। एकदम सही कहा। अगर वो सर्टिफिकेट ना हो तो वो लाखों का हीरा शायद कांच के एक अच्छे टुकड़े से ज्यादा अहमियत न रखे। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम उसी कागज की अहमियत, उस पर टिके हुए भरोसे और उसके पीछे खड़ी एक विशाल इंडस्ट्री को समझने वाले हैं। और ये बात बहुत हद तक सच है कि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरी ग्लोबल ज्वेलरी इंडस्ट्री की नींव है, जिसे हम आसान भाषा में ट्रस्ट या भरोसा कहते हैं। हाँ, और आज हम जिस कंपनी की कहानी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसे ज्वेलरी की दुनिया में आमतौर पर IGIL कहा जाता है। और आज हमारे पास जो जानकारी के सोर्सेज हैं ना, उनमें कंपनी की बहुत ही डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्कैनेक्स के कई अहम न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और दिसंबर 2024 के उनके बहुत चर्चित IPO का पूरा प्रोस्पेक्टस शामिल है। तो हमारा जो मुख्य मकसद है आज, वो ये समझना है कि कैसे हीरों की सिर्फ ग्रेडिंग करने वाली एक लेबोरेटरी जो खुद कोई प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है, वो आज एक $multi-million ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। हाँ, और साथ ही हम इस बात की भी तह तक जाएंगे कि कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स यानी लैबोरेटरी में बने हीरे पूरी डायमंड इंडस्ट्री के सदियों पुराने स्वरूप को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कहानी ना जितनी फाइनेंस की है उतनी ही भूगोल और इतिहास की भी है। भूगोल और इतिहास, वो कैसे? देखिए, अगर हम IGIL की शुरुआत को देखें तो इसकी नींव 1975 में बेल्जियम के शहर एंटवर्प में रखी गई थी। हाँ, एंटवर्प तो ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर के हीरो के व्यापार का गढ़ रहा है। बिल्कुल। सदियों से दुनिया भर के कच्चे हीरे वहीं आते थे, वहीं तराशे जाते थे और वहीं से पूरी दुनिया में बिकने जाते थे। तो एक जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का वहां शुरू होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन असली कहानी तो तब बदलती है जब हम आज की तस्वीर देखते हैं। वही तो मैं आने वाला था। आज की तारीख में इस विशाल ग्लोबल कंपनी का हेडक्वार्टर बेल्जियम में नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। ये सच में बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब आज ये 10 अलग-अलग देशों में 21 ब्रांचेस चला रहे हैं और साथ ही 18 जेमोलॉजी स्कूल भी संचालित कर रहे हैं। हाँ, इसे एक तरह की रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की कहानी कहा जा सकता है। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन मतलब आमतौर पर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारतीय कंपनियां विस्तार करके विदेशों में जा रही हैं, लेकिन यहाँ एक पूरी तरह से विदेशी मूल की कंपनी का नियंत्रण भारत में आ गया और उसे भारत से मैनेज किया जा रहा है और यहाँ के शेयर बाजार में उसे एक पब्लिक कंपनी के रूप में लिस्ट भी किया गया। एकदम सही। अब इस भौगोलिक बदलाव के पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एंटवर्प भले ही ऐतिहासिक गढ़ रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दशकों में दुनिया के 90% से ज्यादा हीरो को काटने और तराशने का काम भारत में होने लगा है, खास करके सूरत और मुंबई में। बिल्कुल। और जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं तो सर्टिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए कंपनी का केंद्र भारत की तरफ शिफ्ट होना एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक रणनीति थी। और ये शिफ्ट कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। दिसंबर 2024 में इस कंपनी का, ध्यान से सुनिएगा, 42,250 मिलियन रुपए का बहुत ही भारी भरकम IPO भारतीय बाजार में आया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पीछे ब्लैकस्टोन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में से एक का हाथ था। हाँ, ब्लैकस्टोन की वजह से ही इस IPO ने कंपनी के सभी ग्लोबल ऑपरेशंस को पूरी तरह से एक भारतीय इकाई के अधीन कर दिया। और जब इतने बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं तो उनका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर भी दिखता ही है। वही तो। उनके फाइनेंशियल नतीजों में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली। उन्होंने हाल ही में अपने रिपोर्टिंग पीरियड को बदल दिया है। हाँ, पहले वे कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर के हिसाब से अपनी कमाई रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे बदलकर मार्च एंडिंग कर दिया है।
तो ये बदलाव अचानक क्यों? ये बदलाव मुख्य रूप से इसलिए किया गया ताकि कंपनी के खाते भारतीय वित्तीय प्रणाली के साथ पूरी तरह से मेल खा सके, क्योंकि भारत में तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है ना। हाँ, समझ गया। एक पब्लिक कंपनी बनने से पहले ये तालमेल बैठाना अनिवार्य था। बिल्कुल। और अगर हम इसी मार्च 2026 में खत्म हुए 15 महीनों के ट्रांजिशन पीरियड के आंकड़ों को देखें तो कंपनी का कुल रेवेन्यू 15,976 मिलियन रुपए रहा है। 15,976 मिलियन। ये पिछले समान अवधि के मुकाबले 18% की ठोस ग्रोथ है। और वही उनका शुद्ध मुनाफा, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी कहते हैं, वो 7,112 मिलियन रुपए दर्ज किया गया। देखिए, ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन मुझे एक बात बहुत खटकती है यहाँ। क्या बात? मतलब ये कंपनी ना तो जमीन से हीरे निकाल रही है, ना ही कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चला रही है जहां हजारों मजदूर काम करते हो। सिर्फ कागजात या हीरे चेक करने और सर्टिफिकेट छापने के बिजनेस में इतने बड़े मुनाफे कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और यही इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी भी है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो किसी भी कंपनी की असली वित्तीय ताकत उसके मार्जिन से पता चलती है। तो इनके मार्जिन्स कितने हैं? अगर हम सरल भाषा में ईबिटा मार्जिन को समझें, मतलब ऑपरेशंस में होने वाले खर्चों को निकालने के बाद लेकिन टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले कंपनी अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा बचा पा रही है। थोड़ा आसान भाषा में अगर बता सकें। मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमाती है तो उसमें से कितना पैसा उसका कोर प्रॉफिट है। कैलेंडर ईयर 2024 में IGIL का ईबिटा मार्जिन 56.9% था। 56% से ज्यादा? हाँ, और मार्च 2026 में खत्म हुए 15 महीनों में यह बढ़कर 7.9% तक पहुंच गया। वाह, जरा सोचिए, 100 रुपए की कमाई पर लगभग 61 रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा। ये तो अनबिलीवेबल है। बिल्कुल। ऑटोमोबाइल या किसी भी परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो 15 या 20% मार्जिन भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वही ना। और IGL को तो कोई कच्चा माल यानी रफ डायमंड्स भी नहीं खरीदने पड़ते, ना ही उन्हें इन्वेंट्री का कोई बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। सही कहा। उनका असली प्रोडक्ट है उनकी एक्सपर्टीज, उनका ब्रांड और वो थप्पा जिस पर पूरी दुनिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री आंख मूंद कर भरोसा करती है। पर एक सेकंड, अगर ये बिजनेस इतना ही आसान और फायदेमंद है तो हर कोई इसे शुरू क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि देखो, आप रातों रात एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं पैसे लगाकर, लेकिन रातों रात आप किसी का भरोसा नहीं जीत सकते। ये बात तो है। 1975 से लेकर आज तक आधी सदी में जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने बनाई है ना, वो किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है, जिसे हम बिजनेस की भाषा में मोट या आर्थिक खाई कहते हैं। तो अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना सुरक्षित है तो उनकी आगे की ग्रोथ आखिर कहां से आ रही है? जब हम उनके रेवेन्यू के आंकड़ों को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी को भी चौंका देगा। कैसा सच? आमतौर पर तो सबको यही लगता होगा कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी खदानों से निकलने वाले दुर्लभ नेचुरल हीरो की जांच करने से ही कंपनी को सबसे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। हाँ, पर आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 2024 के कैलेंडर ईयर में कंपनी के सर्टिफिकेशन रेवेन्यू का 51% हिस्सा, जो करीब 5,145 मिलियन रुपए था, वो सिर्फ और सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड्स यानी LGD से आया। वेट, रियली? 51% सिर्फ लैब ग्रोन से? बिल्कुल, जबकि प्राकृतिक हीरों से आने वाला रेवेन्यू मात्र 17% था। मतलब जो हीरे करोड़ों साल में जमीन के नीचे नहीं बने, बल्कि जिन्हें कुछ हफ्तों में एक फैक्ट्री या मशीन के अंदर इंसानों ने बनाया है, वे असल में इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। हाँ, यही सच्चाई है आज की मार्केट की। क्या नेचुरल डायमंड्स का क्रेज खत्म हो रहा है? लोग अब नेचुरल नहीं खरीदते? देखिए, क्रेज खत्म होने से ज्यादा ना ये मार्केट के विस्तार और तकनीक की जीत की कहानी है। नेचुरल हीरो का अपना एक अलग और बहुत ही प्रीमियम बाजार हमेशा रहेगा। तो फिर लैब ग्रोन इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स ने इस पूरी इंडस्ट्री का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। तकनीकी तौर पर समझना जरूरी है कि लैब में बना हीरा कोई नकली हीरा या अमेरिकन डायमंड, जिसे हम क्यूबिक जिरकोनिया कहते हैं, वो नहीं होता। ओह अच्छा, मतलब केमिकली सेम होते हैं दोनों?
बिल्कुल, एक नेचुरल डायमंड और एक लैब ग्रोन डायमंड रासायनिक, भौतिक और ऑप्टिकल स्तर पर एकदम एक समान होते हैं। लैब ग्रोन हीरे बनाने के लिए ना मुख्य रूप से 2 तकनीकें होती हैं, एक है CVD और दूसरी HPHT। थोड़ा आसान भाषा में बताइए, ये CVD और HPHT क्या करते हैं? इसमें नेचुरल हीरे के ही एक बहुत छोटे से सीड या बीज को लिया जाता है और उसे एक मशीन के अंदर रखा जाता है। फिर बिल्कुल वैसा ही तापमान और दबाव बनाया जाता है जैसा धरती के बहुत नीचे होता है। अच्छा, और फिर वो ग्रो करता है? हाँ, कार्बन के अणु धीरे धीरे उस बीज पर जमने लगते हैं और कुछ हफ्तों में एक पूरा हीरा तैयार हो जाता है। क्योंकि इन्हें खदानों से नहीं निकालना पड़ता, इसलिए ये बहुत सस्ते होते हैं और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी इन्हें ज़्यादा सस्टेनेबल माना जाता है। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल उठता है। नेचुरल हीरो की जांच करना तो समझ में आता है क्योंकि वो लिमिट में होते हैं, हर खदान का हीरा अलग होता है। लेकिन जब एक फैक्ट्री के अंदर हजारों हीरे एक जैसी ही मशीनों से बनकर निकल रहे हैं, तो उनकी सर्टिफिकेशन की आखिर क्या जरूरत है? क्या वो सब एक जैसे परफेक्ट नहीं निकलते? के दौरान उनमें भी रंग में गड़बड़ी आ सकती है या अंदर धब्बे या इंक्लूजन्स रह सकते हैं। अच्छा, मतलब मशीन से बने हीरे में भी इम्परफेक्शंस हो सकती है? बिल्कुल होती है। इसीलिए एक लैब ग्रोन हीरे को भी ग्रेड करने की उतनी ही जरूरत पड़ती है कि उसका कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट कैसा है। IGL की असली सफलता का राज ना यही है कि वे इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। बहुत पहले? कब? जब 2005 के आसपास पूरी डायमंड इंडस्ट्री लैब ग्रोन हीरो का मजाक उड़ा रही थी और उन्हें असली मानने से इनकार कर रही थी ना, तब IGL ने सबसे पहले उन्हें सीरियसली लिया और उनकी ग्रेडिंग शुरू कर दी। वाह, इसको कहते हैं सही टाइम पर सही डिसीजन। हाँ, और इसी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का नतीजा है कि आज कैलेंडर ईयर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के LGD मार्केट में उनका लगभग 50% मार्केट शेयर है। 50%? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनके हालिया नतीजों में बहुत साफ तरीके से झलक रहा है। अगर हम जनवरी से मार्च 2026 वाले तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो LGD सर्टिफिकेशन रेवेन्यू में सीधे 35% की छलांग देखने को मिली है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि LGD ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में 29% की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब है कि अब लोग सिर्फ खुले हीरे नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि उन्हें रिंग या नेकलेस में जड़वाकर पूरी की पूरी ज्वेलरी खरीद रहे हैं और उस पूरी ज्वेलरी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बिल्कुल, कंज्यूमर का व्यवहार पूरी तरह बदल रहा है और इसी बदलते व्यवहार की वजह से कंपनी का भविष्य को लेकर जो मैनेजमेंट का अप्रोच है ना, वो बहुत ही एग्रेसिव है। उन्होंने तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अपने रेवेन्यू में 15% और EBITDA में 20% ग्रोथ का टारगेट भी रख दिया है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि LED मार्केट में अब बहुत सी नई कंपनियां भी आ रही हैं, कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। वही तो, ऐसे में अगर उन्हें 20% के मुनाफे की ग्रोथ को बनाए रखना है तो वो सिर्फ हीरो पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए कंपनी ने एक बिल्कुल नई रणनीति अपनाई है और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने एक्विजिशन यानी दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। जनवरी 2026 में सोर्सेज बताते हैं कि IGL ने अमेरिकन जियोलॉजिकल लैबोरेटरीज, जिसे AGL कहा जाता है, उसका $13.2 मिलियन में एक्विजिशन कर लिया। हाँ, करीब $13 मिलियन। पर ये कदम थोड़ा हैरान करने वाला नहीं लगता? मेरा मतलब है, जब आप हीरो की दुनिया में पहले से ही नंबर 1 हैं, तो फिर AGL को क्यों खरीदा? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे का जो कारण है ना, वो डायमंड से परे एक पूरी अलग दुनिया है जिसे हम कलर्ड स्टोन्स या रंगीन रत्नों की दुनिया कहते हैं। वो अच्छा, मतलब रूबी, एमरल्ड, सफायर जैसी चीजें। बिल्कुल, हम यहाँ माणिक, पन्ना, नीलम जैसे रत्नों की ही बात कर रहे हैं। हीरो के मुकाबले ना कलर्ड स्टोन्स का मार्केट बहुत ही जटिल होता है। वो कैसे? हीरे से ज्यादा जटिल? हाँ, क्योंकि देखो, एक हीरे में तो आप मुख्य रूप से बस कार्बन देखते हैं, लेकिन कलर्ड स्टोन्स में कई अलग अलग तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीन रत्नों की कीमत इस बात से बहुत ज्यादा तय होती है कि वे किस देश की खादान से निकले हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बसरा का मोती या कोलंबिया का पन्ना। वही,
जैसे म्यांमार यानी बर्मा का रूबी या कोलंबिया का पन्ना अपनी उत्पत्ति की वजह से 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। इन रत्नों का ओरिजिन यानी उत्पत्ति का पता लगाना और उन्हें ग्रेड करना नाम एक बहुत ही प्रीमियम और मुश्किल काम है। और शायद AGL इस मार्केट में आगे है। हाँ, AGL इसी कलर्ड स्टोन मार्केट में एक बहुत ही स्थापित और सम्मानित नाम है। तो इस तरह $2 मिलियन के एक्विजिशन से IGIL ने रातों रात अपनी सर्विस पोर्टफोलियो का विस्तार कर लिया है। और इसका असर तुरंत उनके फाइनेंशियल्स में भी दिखा। सोचिए, जब इसी एक एक्विजिशन ने उनके तिमाही रेवेन्यू में 2% और EBTA में 3% का सीधा इजाफा कर दिया। बिल्कुल, यानी वे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ हीरो पर ही निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन सिर्फ नई कंपनियां खरीदना ही काफी नहीं है, तकनीक के मोर्चे पर भी इनका बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तकनीक से आपका मतलब उनके CEO का जो बयान आया था उससे है? रिपोर्ट्स में तेहमास प्रिंटर का एक बहुत ही दिलचस्प बयान है जिसमें वे बता रहे हैं कि कैसे कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। हाँ, आमतौर पर जब हम जिमोलॉजी या हीरो की जांच के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक वैसी तस्वीर उभरती है जहां एक एक्सपर्ट अपनी आंख पर एक छोटा सा लेंस लगाकर हीरे को बहुत गौर से देख रहा होता है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी वो ज्वेलर वाला चश्मा आता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तकनीक इस पूरी प्रोसेस को बदल रही है। और ये बदलाव ना समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2024 में कंपनी ने 10.5 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट्स इशू किए हैं। 1 करोड़ हीरे चेक किए? हाँ, इतने बड़े पैमाने पर हीरों की ग्रेडिंग करने के लिए अगर आप सिर्फ इंसानी आंखों पर निर्भर रहेंगे तो ना सिर्फ बहुत ज्यादा समय लगेगा, बल्कि ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल की गुंजाइश भी हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ पर AI और टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर रही है? यहाँ काम आती है AI और एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी दरअसल एक ऐसी टेक्निक है जहाँ हीरे के ऊपर एक खास तरह की रोशनी डाली जाती है और ये देखा जाता है कि हीरे का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना उस रोशनी को कैसे रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, मतलब उसके अंदर का स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं। हाँ, इससे ये पता चलता है कि वो पत्थर धरती के नीचे करोड़ों सालों में बना है या फिर लैब में कुछ हफ्तों में तैयार हुआ है। अब इसमें AI क्या करता है? हाँ, वही मेरा सवाल था। AI उन स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजेस को ना सेकंडों में एनालाइज कर लेता है। वो इंसानों से भी ज्यादा सटीकता से हीरे का कट, उसकी क्लैरिटी और कलर ग्रेड तय कर सकता है। इससे न सिर्फ काम में तेजी आती है, बल्कि रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। हाँ, क्योंकि इंसान दिन भर काम करके थक सकता है, उसकी आंखों में थकान हो सकती है, लेकिन एक AI सिस्टम 1 करोड़वें हीरे को भी उसी सटीकता से ग्रेड करेगा जिससे उसने पहले हीरे को किया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वजह है कि इनका टर्न अराउंड टाइम इतना तेज हो गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब सुनकर तो लगता है कि ये बिजनेस मॉडल एकदम ही परफेक्ट है, एक ऐसा रॉकेट जो बस ऊपर ही जाता रहेगा, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। वही तो ट्विस्ट है। अगर हम सोर्सेस को थोड़ा और ज्यादा गहराई से पढ़ें तो पता चलता है कि तस्वीर में कुछ चिंताजनक लकीरें भी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेचुरल डायमंड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में 19% की भारी गिरावट आई है। 19%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। इसका कारण सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में आया भारी उतार चढ़ाव बताया गया है शायद। हाँ, बिल्कुल वही। अगर हम इसे एक आम उदाहरण से समझे ना, तो ये थोड़ा बहुत कार इंश्योरेंस बेचने जैसा लगता है। अगर कारें ही इतनी महंगी हो जाएं या उन पर लगने वाला लोन इतना महंगा हो जाए कि लोग कारें खरीदना ही बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है कि कार का इंश्योरेंस कौन बनवाएगा? कार इंश्योरेंस वाली ये एनालॉजी काफ़ी हद तक साफ करती है सिचुएशन को, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ। कैसा फ़र्क? देखिए, कार का इंश्योरेंस करवाना एक कानूनी मजबूरी है, सरकार का नियम है, लेकिन एक हीरे का सर्टिफिकेट लेना कानूनी नियम नहीं है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक भरोसा या साइकोलॉजिकल ट्रस्ट है। हाँ, ये पॉइंट तो है। लोग अपने मन की शांति के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं। वही तो, जब सोने की कीमतें आसमान छूने लगती है ना, तो लोग अपनी ज्वेलरी की खरीदारी टाल देते हैं।
इससे शॉर्ट टर्म में सर्टिफिकेशन का वॉल्यूम गिरता है, जो हमें उस 19% की गिरावट में साफ दिख रहा है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है जो हर लग्जरी मार्केट के साथ जुड़ा होता है। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या IGL के IPO प्रोस्पेक्टस में इन सब के अलावा और भी कोई बड़े रिस्क दिए गए हैं? हाँ, और उनमें कुछ ऐसे रिस्क बताए गए हैं जो सीधे तौर पर भरोसे पर ही वार कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में कुछ कानूनी उलझनों का जिक्र है और किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए ये काफी गंभीर मुद्दा होता है। कानूनी उलझने मतलब क्या? उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में KS ट्रेड LLC नाम की एक कंपनी ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप ये है कि कंपनी ने हीरो की कीमत या उनकी ग्रेडिंग को गलत तरीके से पेश करने की साजिश रची। हाँ, और मामला शायद सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही सीमित नहीं है ना, भारत में भी तो कुछ घरेलू मामलों का जिक्र सोर्सेज में पढ़ा था मैंने। हाँ बिल्कुल, एक पूर्व कर्मचारी रोहित अग्रवाल का केस है जो लेबर कोर्ट से शुरू होकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इसमें कंपनी पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का आरोप लगाया गया है। और इसके अलावा शायद सरकारी विभागों से भी नोटिस मिले हैं, जैसे EPFO यानी प्रोविडेंट फंड का एक मामला था ना, जहां 2.6 मिलियन रुपए यानी करीब 26 लाख रुपए के PF कंट्रीब्यूशन में गड़बड़ी को लेकर नोटिस आया था। हाँ, हालांकि कंपनी ने इसे एक टेक्निकल एरर बताकर ठीक करने की बात कही है और साथ ही ESIC यानी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से भी बकाया राशि को लेकर एक विवाद है जिसे बंद करवाने की कोशिशें अभी चल रही हैं। तो ऐसी कानूनी उलझनों से उनके ब्रांड पर असर पड़ता है। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम इन कानूनी मामलों में किसी के सही या गलत होने का फैसला नहीं कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस में दी गई ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है और अभी इनमें से किसी भी मामले में अंतिम निर्णय नहीं आया है। बिल्कुल, हम तो सिर्फ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है उसी का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, पर यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है ना, वो ये है कि जब एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो उसके काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। जब तक आप प्राइवेट होते हैं तब तक PF में हुई देरी या किसी कर्मचारी का विवाद सिर्फ HR डिपार्टमेंट की फाइल में ही बंद रहता है। लेकिन पब्लिक होने के बाद तो आपका हर कदम हजारों शेयर होल्डर्स, सेबी जैसे रेगुलेटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की निगरानी में होता है। वही तो, 26 लाख रुपए का PF नोटिस भले ही किसी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के लिए बहुत छोटी रकम हो, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी के कंप्लायंस और गवर्नेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलने वाली कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे अपने ऑपरेशंस को बिना किसी चूक के कैसे मैनेज करते हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। पब्लिक होने का मतलब यही है कि आपकी हर छोटी बड़ी गलती पर बाजार की नज़र है और उसकी कीमत कभी-कभी आपके शेयरों को चुकानी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, IJIL अब सिर्फ एक लैबोरेटरी में बैठकर हीरों को लेंस से देखने वाली कोई साधारण कंपनी नहीं रह गई है। नहीं, अब वो एक ऐसा ग्लोबल संस्थान बन चुका है जो डायमंड इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े